लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिनवू अपनी सिस्टर को बचा लेता है और सभी मॉन्स्टर्स को खत्म भी कर देता है। तो अब आगे, उससे पहले न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो होने वाली है एस रैंक गेट। हमें जिन्हो दिखाई देता है जो एक ए रैंक हंटर से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसे आज जिन गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था। वह हंटर असल में जिनवू की कजिन थी और साथ ही एक सेलिब्रिटी भी, जिस वजह से वह काफी पॉपुलर थी। इसी कारण उसे डंजन रेड्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी जुनो कहता है, एक बार हमारे ऑफिस आकर गिल्ड मास्टर से बात कर लो बस। इसके बाद वह ऑफिस में पहुंचती है और जिन्हू उसे हंटर संग जिनवू से मिलवाता है। उसे देखते ही वो शॉक हो जाती है और कहती है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि यह संग जिनवू का गिल्ड है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं हंटर जिनवू के सामने खड़ी हूं। जिस पर जिनवू हल्की हंसी के साथ बोलता है, इसमें इतना सरप्राइज क्या है? तुम खुद एक सेलिब्रिटी हो। जिनवू भी यह जानकर थोड़ा हैरान होता है कि वह एक ए रैंक हंटर है। वह आगे कहता है, गिल्ड से जुड़ी सारी डिटेल्स तुम्हें जिन्हू बता देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन मीटिंग रूम में, जहां चेयरमैन बाकी मेंबर्स को जिन्हू की रिक्वेस्ट के बारे में बता रहे होते हैं और उसके लिए लॉ चेंज करने की बात करते हैं। लेकिन बाकी मेंबर इससे सहमत नहीं होते और कहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि हम सिर्फ इसलिए जिन्हू को स्पेशल ट्रीटमेंट दें क्योंकि वह स्ट्रांग है? वह अनुभव वाला हंटर नहीं है। चेयरमैन जवाब देते हैं, हाँ, मैं चाहता हूं। अगर हमने उसकी रिक्वेस्ट न मानी तो कोई दूसरी कंट्री उसे अपने साथ ले जाएगी और हम फिर से एक स्ट्रांग हंटर खो देंगे। पिछली बार हुआंग डोंगसू जैसा टैलेंटेड हंटर हमें अमेरिका वालों ने छीन लिया था। अगर इस बार भी गलती की तो हम जिन्वू को भी खो सकते हैं। इधर चाहिन पोस्ट देखकर जेलस फील करती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स के साथ एक गेट में एंटर होने की तैयारी कर रहा होता है। उसके साथ कोई हंटर नहीं, सिर्फ शैडो आर्मी। इसका मतलब था कि जिन्वू को अब सोलो रेड की परमिशन मिल गई थी। वहां वो जिनचोल भी मौजूद था, जो शैडो सोल्जर्स की माना मेजरमेंट चेक कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि सभी शैडो बी रैंक या उससे ऊपर के हैं और उनकी स्ट्रेंथ आसानी से रेड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही थी। हमें यह भी पता चलता है कि जिनचोल भी इस रेड में साथ जाने वाला था, चेयरमैन के आदेश पर। वह यह कंफर्म करना चाहता था कि क्या जिन्वू वाकई बिना किसी हंटर की मदद के रेड क्लियर कर सकता है या नहीं। जिन्वू बोलता है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कुछ समय बाद डंजन का अंदर का दृश्य दिखता है जहां जिन चूल शैडो सोल्जर्स की फाइट देखकर दंग रह जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि यह सब कैसे मुमकिन है। जिन्वू खुद कुछ नहीं कर रहा था, उसके शैडोज ही सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। फिर कुछ एंट सोल्जर्स मॉन्स्टर्स की बॉडी खाने लगते हैं, जिस पर जिन्वू उन्हें किक मारकर रोकता है। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर के मैजिक क्रिस्टल्स की कीमत का अंदाजा है? वहीं दूसरी तरफ कुछ शैडो सोल्जर्स माइनिंग भी कर रहे थे। जिन चूल यह सब देखकर हैरान रह जाता है। उसने जीवन में पहली बार ऐसा हंटर देखा था जो एक ए रैंक गेट को बिना एक उंगली उठाए क्लियर करवा सकता है। यह सही में एक वन मैन आर्मी जैसा सीन था। इसके बाद वे डंजन बॉस रूम तक पहुंचते हैं। जिनवू अपने सभी समन्स को वापस बुला लेता है। जिन चूल पूछता है, तुम्हारे शैडो सोल्जर्स इतने स्ट्रांग हैं कि बॉस को अकेले हरा सकते हैं, फिर भी तुम खुद फाइट क्यों करोगे? जिनवू अपना डैगर निकालते हुए जवाब देता है, अगर सब कुछ उन पर छोड़ दूंगा तो मेरी स्किल्स कैसे बढ़ेंगी? वह आगे बढ़ता है और सिर्फ एक वॉर में बॉस को खत्म कर देता है। इससे उसका लेवल बढ़ता है और कुछ स्किल्स अपग्रेड हो जाती हैं, जैसे शैडो एक्सचेंज का कूलडाउन 3 घंटे से घटकर 2 घंटे रह जाता है। फिर जिनवू अराइज बोलकर उस बॉस का शैडो उठाता है जिसका रैंक इलीट नाइट निकलता है। लेवल 13 होने की वजह से वह टस्क से भी थोड़ा स्ट्रांग था, लेकिन शैडो बनने के बाद उसका साइज छोटा होना नई चीज थी। जिन्वू उसका नाम जीमा रखता है और डंजन से बाहर आने की तैयारी करता है। बाहर गेट पर मीडिया की भीड़ जमा थी। तभी टस्क डंजन बॉस की डेड बॉडी उठाए बाहर आता है। मीडिया कैमरे चमकाते हैं और टस्क मॉडल की तरह स्माइल देकर पोज भी करने लगता है। इसके बाद जिन चूल सारी रिपोर्ट चेयरमैन को देता है। उसकी हालत देखने लायक थी, मानो उसने एक दिन में वो सब देख लिया हो जो लोग पूरी जिंदगी में नहीं देखते। चेयरमैन भी सुनकर शॉक रह जाते हैं। जिन चूल कहता है, सर, वह रेड नहीं था, वह एक वन साइडेड स्लॉटर था। कोई मॉन्स्टर उंगली तक नहीं हिला पाया। जिनवू और उसकी सेना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चेयरमैन उसे आराम करने को कहते हैं, लेकिन खुद मुस्कुराते हुए सोचते हैं, हमारा फैसला सही था। जिनवू अपने आप में एक पूरी गिल्ड है। बहुत जल्द वह सिर्फ कोरिया नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 हंटर बन सकता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है टोक्यो, जापान, जहां लोग आसमान की ओर देख रहे होते हैं।
अचानक आसमान में अब तक का सबसे बड़ा गेट खुल चुका होता है, इतना विशाल कि पूरे टोक्यो को घेर ले। लोग चौंक कर चर्चा करने लगते हैं, क्या यह सच में गेट है या आज तक किसी ने भी इतना बड़ा गेट नहीं देखा था। जापान के हंटर एसोसिएशन ने देश के सभी बड़े गिल्ड्स को बुला रखा है। वहीं हमें स्कैवेंजर गिल्ड, गोटो ryuji के गिल्ड के वो 4 सदस्य दिखाई देते हैं जो जेजू आइलैंड रेड के बाद बचे थे। उन्हें वहां काफी हेट मिल रही होती है, कोई भी उनके मुंह पर कुछ भी बोलकर चला जाता है। फिर मीटिंग रूम में इस गेट को लेकर चर्चा चल रही होती है कि अब तक कोई हंटर अंदर क्यों नहीं गया और अगर डंजन ब्रेक हुआ तो क्या होगा। चेयरमैन कहते हैं, एस रैंक हंटर्स काफी नहीं होंगे। इस गेट को क्लियर करने के लिए हमें किसी नेशनल लेवल हंटर की मदद चाहिए। अगर हमने इसे हल्के में लिया तो फिर वही हाल होगा जो जेजू आइलैंड रेड में हुआ था। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि थॉमस एंड्रे को बुलाना चाहिए, लेकिन समस्या यह थी कि जापान के पास इतने पैसे नहीं थे कि थॉमस एंड्रे जैसे नेशनल हंटर को हायर कर पाए। ऊपर से दुनिया भर में गेट बढ़ रहे हैं और हर देश अपने हंटर्स बचा रहा है, तो कोई भी मदद करने की स्थिति में नहीं है। तभी स्कैवेंजर गिल्ड के एक सदस्य सुझाव देता है, एक हंटर है जिसका नाम यूरी ओरलॉफ है। उसका मैजिक बैरियर इतना मजबूत है कि उसे तोड़ना लगभग असंभव है। सीन शिफ्ट होता है। हमें संग जिनवू दिखता है जो पार्किंग में अपनी कार पार्क कर रहा होता है। तभी वहां हंटर चाहायन दिखाई देती है। चा जिनवू को देखकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन जिनवू अचानक उसके सामने आकर पूछता है, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही हो, और अगर भागना था तो मेरे ऑफिस के सामने क्यों आई। चा घबराकर बोलती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस अपनी कार लेने आई थी। जिनवू को याद आता है, ओह हाँ, शैडो एक्सचेंज का इस्तेमाल किया था इसलिए कार यहीं रह गई होगी। जिनवू जाने लगता है, तभी चा कहती है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? हंटर बैक यूनहो ने तुम्हें एक मैसेज देने को कहा था, ये तुम्हारी पावर से जुड़ा है। ये सुनकर जिनवू चौंक जाता है और कहता है, हमें निजी जगह पर बात करनी चाहिए। वह उसे ऑफिस में ले जाकर पूछता है, बताओ ये सब क्या है। चा बताती है, जेजू आइलैंड वाले दिन जब मैं बेहोश थी मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, जिनवू को बताओ कि उसे अपनी पावर के साथ सावधान रहना होगा। वो आवाज बिखूनो की थी। उसने कहा कि जिनवू की पावर बहुत स्ट्रांग और बहुत खतरनाक है, और इतना कहकर वो गायब हो गया। सीन शिफ्ट होता है। जिनवू एक डंजन में होता है। दिमाग में पहले से कई बातें घूम रही होती हैं। मुझे अपने पावर का स्रोत जानना होगा और वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। वहां जिन्हो भी साथ होता है। वे आराम से चिल कर रहे होते हैं और शैडो सोल्जर्स पूरा डंजन साफ कर रहे होते हैं। जिन्हो पूछता है, क्या तुम्हारी बहन अब ठीक है स्कूल वाली घटना के बाद? जिनवू जवाब देता है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, लेकिन मैंने अपना सबसे भरोसेमंद शैडो सोल्जर उसके साथ छोड़ दिया है। चिंता की बात नहीं। यहां वह बेरू की बात कर रहा होता है। तभी जिनवू को याद आता है कि लेवल 101 पर उसे एक नई स्किल मिली थी जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं की थी। यह स्किल उसे अपने शैडो सोल्जर्स की नजर से देख सुन पाने की अनुमति देती थी। वह स्किल एक्टिव करता है और बेरू के माध्यम से अपनी बहन को देखता है। वह आराम से सो रही थी जबकि बेरू टीवी पर ड्रामा देख रहा था। जिनवू हंसते हुए सोचता है, तो यह इसलिए आजकल ऐसे बोलता है। वह स्किल से अपनी मां को मार्केट में देखता है, फिर योनहो को, फिर चाहायन को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाथरूम में नहा रही होती है। जिनवू तुरंत स्किल बंद कर देता है। चेहरा लाल। पहली बार उसे ब्लश करते देखते हैं। वह मन में सोचता है, मुझे चा से माफी मांगनी चाहिए। जिन्हो फिर पूछता है, क्या तुम्हें जापान के एस रैंक गेट के बारे में पता है? बस 3 दिन बचे हैं, रेड ब्रेक हो सकता है। दुनिया भर से हंटर्स बुलाए जा रहे हैं। उन्होंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया? जिनवू बोलता है, किया है, लेकिन मैंने अभी फैसला नहीं किया। जिनवू के पास अब डबल ड्यूनियन वाले मंदिर में एंटर करने के लिए सिर्फ 27 घंटे बचे थे। वह पहले अपने पावर का सच जानना चाहता था। दूसरी तरफ सीन फिर जापान शिफ्ट होता है। वहां लोग यूरी ओरलॉफ के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उसका बैरियर कितना स्ट्रांग है। स्कैवेंजर गिल्ड भी वहीं बैठा है और चर्चा का विषय यही है कि उन्हें यूरी को हायर करना चाहिए। यूरी कहता है कि वह अपने बैरियर से गेट को जितने समय तक चाहे बंद रख सकता है, लेकिन उसकी शर्त है कि उसे पर डे $10 मिलियन दिए जाएं। यह सुनकर शॉर्ट गिल्ड वाले हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि इतना पैसा बहुत ज्यादा है, जिस पर यूरी जवाब देता है कि यह रकम तो कम है। अगर थॉमस एंड्रे होता तो उससे कहीं ज्यादा लेता। अब फैसला उन्हें करना है कि वह अपने देश को बचाना चाहते हैं या अपने देश का पैसा। वे संदेह में पूछते हैं कि उसका बैरियर सच में काम करेगा, ये कैसे माने। तभी यूरी वहीं मौजूद 2 एस रैंक हंटर्स के चारों ओर बैरियर बना देता है और वे दोनों एक उंगली तक नहीं हिला पाते, जैसे किसी ने उन्हें फ्रीज कर दिया हो, जिससे सबको उसकी क्षमता पर भरोसा हो जाता है। उधर दृश्य जिन्हों की ओर शिफ्ट होता है जो घर से निकल रहा है।
क्योंकि आखिरकार डबल डंजन वाला टेम्पल फिर से खुल चुका था। दूसरी तरफ जिन्हा का स्कूल दिखाया जाता है जो अब बंद पड़ा है, लेकिन स्कूल के बाहर एक और गेट खुला होता है। लोग बात कर रहे होते हैं कि एक ही जगह पर लगातार दो गेट खुलना काफी अनएक्सपेक्टेड है। तभी जिनू भी वहां पहुंचता है और एक हंटर से पूछता है कि ये गेट कब खुला। वे बताती है कि इसे 3 दिन हो चुके हैं। और टेंशन की बात नहीं, ये सिर्फ सी रैंक गेट है। 2 घंटे पहले ही रेड टीम अंदर जा चुकी है। जिनू तुरंत बोलता है कि रेड को अभी कैंसिल कर दो और टीम को वापस बुला लो, वरना वे खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन हंटर उसकी बात नहीं मानती। जिनू बिना कोई बहस किए सीधे डंजन के अंदर चला जाता है। अंदर रेड टीम को एक बड़ा गेट मिलता है। वे समझते हैं कि यह बॉस रूम होगा, लेकिन वे कितनी भी कोशिश कर लें खुलता नहीं। तभी जिनू वहां पहुंचता है और कहता है कि यह एक ट्रैप है और उन्हें वापस जाने को कहता है। वह खुद संभाल लेगा। इसके बाद वह अपनी इन्वेंट्री से चाबी निकालकर उस गेट को 2 सेकंड में खोल देता है, जिसे खोलने में टीम असफल रही थी, जिससे सब शॉक हो जाते हैं। फिर टीम लीडर कहता है कि डंजन का राइट उनके गिल्ड का है, इसलिए वे अंदर जाएंगे। लेकिन जैसे ही वह कदम रखता है, स्टैचू उस पर हमला करता है। पर उससे पहले जिनू उसे बाहर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। जिन्हों चेतावनी देता है कि अंदर इससे भी खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए वे तुरंत जाकर हंटर एसोसिएशन को इन्फॉर्म करें कि फिर से डबल डंजन खुला है। और वह अंदर चला जाता है। गेट उसके पीछे बंद हो जाता है। अंदर सब वैसा ही दिखता है जैसा पहली बार था। वही मूर्तियां, वही स्टोन टेबल जिस पर रूल्स लिखे थे, और बीच में बैठा वही मेन गॉड जैसा स्टैचू। जिन्हों कहता है कि तो तुम ही वो हो जो सब कुछ कंट्रोल करते आ रहे थे। मैं आ गया हूं, अब चुप क्यों? आगे दृश्य जापान शिफ्ट होता है, जहां यूरी को एस रैंक गेट के लिए हायर किया गया है। मीडिया चारों तरफ है और लाइव कवरेज चल रहा है। यूरी बताता है कि वह पूरे गेट को एक विशाल बैरियर से घेर देगा, ताकि कोई मॉन्स्टर बाहर ना आ सके। लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारा माना चाहिए होगा, इसलिए उसने ट्रकों भरकर माना क्रिस्टल इकट्ठे किए हैं, जिन्हें एब्जॉर्ब करके वह एक बेहद शक्तिशाली मेगा बैरियर बनाएगा। उधर कोरिया में चेयरमैन और जिनचुल ये सब लाइव देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि जिनू और उसका छोटा सा गिल्ड वो काम कर रहा है जो बड़ी बड़ी गिल्ड्स नहीं कर पा रही। तभी जिनचुल को कॉल आता है और पता चलता है कि डबल डंजन खुल चुका है और जिनू उसी में गया है। सीन फिर वापस डंजन में आता है, जहां स्टोन टेबल वाला स्टैचू यानी आर्किटेक्ट अपने पंख बाहर निकालता है, स्टोन टेबल को तोड़ देता है और कहता है कि आखिर तुम आ ही गए। जिनू पूछता है कि क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो? तो आर्किटेक्ट जवाब देता है कि तुम्हारा सवाल गलत है। तुम्हें पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं और तुम क्या हो। और यहीं से असली सच सामने आने की शुरुआत होती है। आर्किटेक्ट जिनो से कहता है कि अब उसका फाइनल टेस्ट शुरू होगा, और अगर वह इस परीक्षा में जिंदा खड़ा रह गया तो उसे उसके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, जो उसका रिवॉर्ड होगा। इसके बाद सारी मूर्तियां जिनू को घेर लेती हैं और जिनू अपनी शैडो आर्मी बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं आता। जिस पर आर्किटेक्ट बताता है कि वह अपनी शैडो आर्मी, पोशन या कोई हेल्थ रिकवरी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और न ही शैडो एक्सचेंज से बाहर जा सकता है जब तक यह टेस्ट खत्म ना हो जाए। ये पूरी लड़ाई उसे अकेले लड़नी होगी। तभी मूर्तियां आगे बढ़ती हैं और जिनू नोटिस करता है कि वह कम से कम अपनी इन्वेंट्री एक्सेस कर सकता है, यानी वेपन्स यूज कर सकता है। वह सोचता है कि अकेले भी इन्हें हरा दूंगा। तभी एक स्टैचू बड़े स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे जिनू तुरंत डॉज करके उसकी तलवार पंच मारकर तोड़ देता है और उसके टूटे हुए टुकड़ों को दुश्मन की माथे पर फेंककर वार करता है। फिर हवा में जाकर जोरदार किक मारकर उसे चकनाचूर कर देता है। इसके बाद डैगर्स निकालकर वह एक एक कर सभी स्टैचू काटता जाता है। उनकी संख्या ज्यादा थी और वे बेहद मजबूत थे, लेकिन जिनू इतनी आसानी से लड़ रहा था जैसे वह इसी क्षण का लंबे समय से इंतजार कर रहा हो। आर्किटेक्ट भी यह सब देखकर प्रभावित होता है और कहता है कि तुम वाकई बहुत आगे बढ़ चुके हो और इस ह्यूमन बॉडी के साथ काफी अमेजिंग हो, लेकिन असली टेस्ट तो अब शुरू हुआ है। मैं इतनी जल्दी जज नहीं कर सकता। तभी सबसे बड़ा विशाल स्टैचू, जो बाकी सबसे 10 गुना बड़ा था, अपनी जगह से उठता है और माहौल और भी खतरनाक हो जाता है। ऊपर हवा में तैरता आर्किटेक्ट ये सब देखता हुआ कहता है कि अब अपने गॉड की पूजा करने का समय है। इसी बीच सीन चेयरमैन के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां जापान का चेयरमैन मासुमोटो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है और कहता है कि जेजू आइलैंड के मैजिक कोर में जापान अपना हिस्सा नहीं लेगा। बस बदले में उन्हें जिनू की मदद चाहिए उस एस रैंक गेट को क्लियर करने में। लेकिन कोरिया चेयरमैन कहता है कि जिनू हंटर एसोसिएशन का हिस्सा नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकते। मासुमोटो कहता है कि हमें सिर्फ मौका चाहिए उससे खुद बात करने का, और ये सब ट्रांसलेटर्स के जरिए चल रहा होता है। तभी चेयरमैन उन्हें बाहर भेजकर जापानी में बात करने लगता है, जिससे मासुमोटो हैरान हो जाता है।
चेयरमैन बताता है कि उसे सब पता है कि शॉर्ट गिल्ड ने उनसे रिश्ता तोड़ा और सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडी से चल रहे हैं। फिर चेयरमैन ट्रांस रिसीवर दिखाता है जो गोटो की टीम से मिला था और कहता है कि उनकी बातें रिकॉर्ड हैं। वह गुस्से में डिवाइस तोड़ देता है और कहता है कि इन चालों ने न सिर्फ देश बल्कि पूरे एशिया को खतरे में डाला। उन्हें तो जिनू का शुक्रगुजार होना चाहिए। इसके बाद सीन वापस जिनू पर आता है जो लगातार मूर्तियों को मार रहा है, लेकिन वे खत्म होने का नाम नहीं लेती। आखिरकार वह कई स्टैचू के बीच फंस जाता है और पीछे विशाल स्टैचू भी होता है। सब उस पर एक साथ हमला करते हैं। जिनू समझ जाता है कि अब इन्हें डॉज करना मुश्किल है, इसलिए वह डोमिनेटर टच का इस्तेमाल कर सभी स्टैचू को एक साथ रोक लेता है। पर तभी विशाल स्टैचू अपनी आंखों से लेजर बीम चलाता है जो बाकी स्टैचू को चीरते हुए सीधे जिनू तक पहुंचती है। यह अटैक जिनू सीधे झेल लेता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है। इसके बाद वह विशाल स्टैचू पैरों से उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जिनू पहले से भी तेज स्पीड में ऊपर की ओर भागता है और उसके सिर तक पहुंचकर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। स्टैचू जिन्वो को देख लेता है और फिर से लेजर अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन जिनू पहले ही नोटिस कर लेता है और साइड से निकलकर ऊपर उसके सिर तक पहुंच जाता है। वह अपने दोनों डैगर्स से एक पावरफुल वॉर करता है, पर स्टैचू पर बस हल्की सी स्क्रैच आती है, जिससे वह समझ जाता है कि यह आसानी से नहीं टूटेगा। फिर भी वह हार नहीं मानता और सोचता है कि जब तलवार नहीं चली तो अब इसे अपने हाथों से ही तोड़ूंगा। वह उसके चेहरे पर चढ़कर एक बेहद शक्तिशाली पंच मारता है, जिससे स्टैचू के चेहरे में दरारें पड़ने लगती हैं। इसके बाद जिनू लगातार तेज तेज पंच बरसाता जाता है और आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद वह उस विशाल स्टैचू को नीचे गिराकर पूरी तरह तोड़ देता है। लड़ाई के दौरान उसका लेवल भी बढ़कर 103 हो जाता है और उसकी शक्ति पहले से कई गुना अधिक हो चुकी होती है। फिर वह बाकी छोटे स्टैचू भी आसानी से खत्म कर देता है। ये सब देख आर्किटेक्ट प्रभावित होकर कहता है कि वह वाकई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब जिनू उससे कहता है कि अब अपना वादा पूरा करो क्योंकि टेस्ट पूरा हो गया है, तब आर्किटेक्ट मुस्कुराकर कहता है कि टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि वह खुद अंतिम चुनौती है। उसे आर्किटेक्ट को हराना होगा, तभी इसे पूरी तरह पास माना जाए। इसी दौरान जिनको के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि अगर वह 10 मिनट के अंदर सामने वाले दुश्मन को हरा नहीं पाया तो उसका हार्ट बंद हो जाए। ये पढ़कर जिनको चौंक जाता है और पूछता है, आखिर तुम वो कौन है? तब आर्किटेक्ट बताता है कि वही सिस्टम का क्रिएटर है। उसने ही ये पूरा सिस्टम बनाया है और वह इसे अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित भी कर सकता है। और यही खुलासा होते हुए यह एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं एक और एपिसोड में।